गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, मैं हेमंत आपका नॉलेज नेशन पे स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो जिस भी स्टूडेंट्स ने, जो हमारा नया यूज़र्स है, जिसने जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विज़िट कर रहा है, वो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि उसको सभी के सभी नोटिफिकेशंस हमारी क्लासेस की वो टाइमली प्रोवाइड हो जाए। और जितना हो सके इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम दिखती है, ताकि हम उसके ऊपर वर्क कर सकें और इसको रिजॉल्व कर सकें। और हो सके जितना उतना इसको शेयर कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स पढ़ चुके थे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि चैप्टर 2 है हमारा फिज़िक्स का। देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले तो यूनिट क्या होती है और यूनिट क्यों आती है, क्यों पढ़ी जाती है और क्यों लिखी जाती है यूनिट्स किसी भी चीज़ की। देखिए, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। कोई भी फिजिकल और नेचुरल फिनोमेना है ना, जो भी हमारा जितना भी नेचुरल फिनोमेना है, वो अच्छे तरीके से स्टडी विदाउट यूनिट्स के नहीं किया जा सकता। बिना यूनिट्स के पता ही नहीं लगाया जा सकता कि ये फिजिकल फिनोमेना किस तरीके से हो रहा है या कैसे हो रहा है। बिना इस चीज़ के, बिना यूनिट्स के, अगर हमारे पास यूनिट्स ना हो, हम किसी चीज़ को मेज़र ना कर सकते हो या उसका कुछ भी नाम ना हो, तो हम नहीं पता लगा सकते कि ये फिजिकल फिनोमेना कैसे हुआ। जैसे कि हम दो चीज़ों की बात करें, हम फोर्स की बात करते हैं, ठीक है ना। फोर्स किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हम औजारों की बात कर रहे हैं, वो किस तरीके से, जैसे कि एक मूर्ति बनाने वाला होता है, उसके पास हैमर होता है तो छोटा सा, और एक नुकीला वो वेपन्स भी होता है एक तरह का, जिसे हम छैनी भी कहते हैं। एक वो होता है, एक हथौड़ा हैमर होता है, ठीक है। तो दो चीज़ें होती है, वो उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स मारी जाए, ज़्यादा फोर्स लगाया जाए तो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, पत्थर को अच्छे से, लेकिन उसको एक प्रॉपर शेप भी दे सकता है, उसको एक प्रॉपर मैनर में बनाया जाए। अगर उसके ऊपर यूनिट्स लगा दी जाए, सपोज फोर्स की यूनिट्स न्यूटन होती है, अगर उसको कहा जाए कि आप इतने से इतने न्यूटन के बीच में फोर्स लगाइएगा, अगर वो इतने से इतने न्यूटन के बीच में फोर्स लगाता है तो एक प्रॉपर शेप वो उस मूर्ति को, उस पत्थर को दे पाता है। अगर विदाउट फोर्स या विदाउट यूनिट्स के हिसाब से, सिंपल फिजिकल या नेचुरल फिनोमेना के हिसाब से उसके ऊपर सिर्फ फोर्स लगाता है तो वो इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को मापने के लिए, इन्हीं चीज़ों की मेजरमेंट के लिए हमारे पास यूनिट्स आई थी, अंडरस्टैंड। और किन चीज़ों के लिए, हमारे जितने भी फिजिकल से फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है, वो किस वजह से होते हैं। ये सारे के सारे नेचुरल फिनोमेना हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की वजह से होते हैं। जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनको मापने के लिए, या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कह लो, ड्राइव क्वांटिटीज़ कह लो, उन सभी को मापने के लिए हमारे पास ये चीज़ें आई थी। चलिए, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा हमारी किस चीज़ की, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, कि फिजिकल क्वांटिटी हमारी होती क्या है। सबसे पहले तो हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि भाई फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या चीज़ होती है, कैसे पता लगाई जा सकती है। जितने भी नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना होते हैं, उनको मेज़र करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। मेज़र की जाती है नेचुरल एंड नेचुरल फिनोमेना के लिए। जैसे कोई भी नेचुरल फिनोमेना होता है, जैसे कि हमारी किसी भी चीज़ की लगा ली, कोई भी चीज़ मूव करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ, वो विदाउट फोर्स नहीं कर सकती। तो फोर्स इज एन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। लेंथ इज एन फिजिकल क्वांटिटी, कोई कितनी लंबी है इज एन फिजिकल क्वांटिटी, कोई कितनी हैवी है, मास इज एन फिजिकल क्वांटिटी। सो ऑल दीज आर अ फिजिकल क्वांटिटी। सो एनी क्वांटिटी या एनी थिंग्स, एनी मटेरियल, एनी मेजरिंग क्वांटिटी which can be used to measure a physical, which can be used to measure a natural phenomena, nature and natural phenomena is known as a physical quantity. Understand क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी किसी भी चीज़ को। जैसे कि हमारी कौन कौन सी होती है, जैसे कि हम सबसे पहले मास के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी लेंथ होती है, ठीक है ना। जैसे कि हमारा टाइम होता है, ये सारी की सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं और यही यूनिट्स के रूप में वो की जाती हैं। जैसे कि मास होता है, चलिए हम सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी में मास के ऊपर बात करते हैं। दैट मास क्या होता है, व्हाट इज मास। मास इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास क्या होता है, बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। अंडरस्टैंड, क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि कितना क्वांटिटी है उस मैटर की, वो हमारा मास होता है। और बेसिकली लेंथ क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ
एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी एनी ऑब्जेक्ट के दो एंड पॉइंट्स जैसे होंगे, जैसे कि अगर हम ये वाला कोई ऑब्जेक्ट ले लें, ठीक है ना, इसका एंड पॉइंट्स क्या है, ये एंड ये, जो इसके ये जो डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज नॉन एज एन लेंथ। जैसे कि टाइम, टाइम क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन क्लॉक इज एन अ टाइम। अगर टाइम की बात करूँ तो जो कोई भी चीज एक टाइम ये मतलब कि रिपीट करती है वो टाइम होती है। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि रिपीट करती है वो टाइम होती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम के बारे में कहा था कि जो भी चीज क्लॉक के द्वारा मेजर की जाएगी वो हमारा टाइम कहलाएगी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए, मास से सबसे पहले मास को तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मास बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं मास के ऊपर बात करूँ तो हमारा मास बेसिकली दो टाइप का होता है, ठीक है ना। फर्स्ट हमारा जो है इनर्शियल मास होता है, इनर्शियल मास, अंडरस्टैंड, एंड सेकंड इज ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास किस वजह से यूज किया जाता है, मैंने आपको इनर्शियल मास किसी भी बॉडी की इनर्शिया को निकालने के लिए यूज किया जाता है, एंड ग्रेविटेशनल मास जो होता है वो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, या मैं ग्रेविटेशनल मास जो है, मैं प्रीवियस क्लासेस में भी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ कि ग्रेविटेशनल मास बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लाइक करती है वो किस वजह से करती है, वो मासेस की वजह से करती है, और वो मासेस बेसिकली कौन से होते हैं, ग्रेविटेशनल मास होते हैं। अंडरस्टैंड बच्चों, तो इनर्शिया की जब भी बात आ जाती है हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, और ग्रेविटेशन की जब भी बात आती है हम अट्रैक्शन की और सिंपल और स्ट्रेट लीनियर फोर्सेस की बात हम इसमें करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बता दिया है कि हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती, मतलब कि और भी होती हैं, जैसे कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली मैंने ये बताया अभी दैट फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है कि नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना को मापने के लिए कुछ चीज़ें यूज़ की जाती हैं, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अभी मैं पढ़ाऊंगा दैट फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स कौन सी होती हैं, और ये कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी होती है। उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा दैट मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेजरमेंट किस चीज की प्रोसेस है बच्चों, मेजरमेंट जो है वो कंपैरिजन की प्रोसेस है। किस चीज़ की, कंपैरिजन की, कि अगर हमें किसी चीज़ को मापना है तो उसको मापने के लिए सबसे पहले हमें उसको किसी चीज़ के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, और वो चीज़ सभी के लिए मायने होनी चाहिए। कैसे, जैसे कि मैं इसको सपोज करो, मैं इसको 1 मीटर लेंथ का नाम दे देता हूँ, और ये सभी दुनिया में मायने होती है कि सभी मानते हैं कि इतनी लेंथ जो होगी वो 1 मीटर होगी, ठीक है ना। जैसे कि ये अगर ये 1 मीटर होगी तो अगर मेरे को किसी चीज़ को मापना है, सपोज एक मैं लंबी सी रोड लेता हूँ, अगर मेरे को इसको मापना है तो मैं इसको मापने के लिए इसके साथ कंपेयर करूँगा। कैसे, इसको रखूँगा कि ये इसका 1 नंबर, ठीक है, दोबारा रखूँगा ये दूसरा, तीसरा, एंड दिस इज 4th। मतलब क्या होएगा कि चार ये रोड कितने की है, 1 मीटर की है, और ये कितनी बार रखी है, 4 बारी, तो मतलब ये कितनी लेंथ की होगी, ये 4 मीटर की हो चुकी है। मीन्स सर कंपैरिजन ही आपका बेसिकली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है। अंडरस्टैंड बच्चों, तो अब इसमें क्या है, कंपैरिजन ही फिजिकल क्वांटिटी का होता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट करनी होती है तो क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए क्या उसे डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। n इज अ नंबर ऑफ थिंग्स, जो भी चीज हमने ली है ये क्या है, नंबर ऑफ थिंग्स, और यहाँ पे क्या लिखी जाती है, u मीन्स आर यूनिट, जो भी यूनिट इसको यूज करते हैं। जैसे कि मास को मापने के लिए हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं, ये मैं अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटी में बता दूंगा क्या है, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ दैट कि हमारी जो लेंथ है, अभी यहाँ पे क्या है, ये लेंथ है ना, ये लेंथ है ना, हम इसको L लेंथ हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, मेजर हम यहाँ पर लेंथ कर रहे हैं ना, तो लेंथ मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट का यूज करेंगे, इट इज मीटर,
कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे? मीटर। कौन सी यूनिट? मीटर। तो यहाँ पे तो हमेशा मीटर ही रहेगा। एंड दिस इज अ नंबर ऑफ थिंग्स, कि कितनी चीज़ें वो नंबर में यूज़ होगी। जैसे कि अगर इसकी मैं क्वांटिटी की बात करूँ, दिस इज द 4 मीटर। कितना है ये? 4 मीटर। अंडरस्टैंड? तो बेसिकली मेजरमेंट जो है वो किसकी मेजरमेंट प्रोसेस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेजरमेंट प्रोसेस जो होता है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली कंपैरिजन के ऊपर डिपेंड करता है। अंडरस्टैंड बच्चों? जैसे कि मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ कि भाई एक छोटी सी बच्ची थी, ठीक है, वो पूछती कि भैया ये बड़ा है या ये छोटा है, ठीक है, मेरे से पूछती कि भैया मैं बड़ी हूँ या मैं छोटी हूँ। मैंने उसको कहा ना तो बच्चा आप बड़े हो ना बच्चा आप छोटे हो। कहते क्यों? कहते जब तक आप अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करते, जब तक आप अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करते, तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि आप बड़े हो या छोटे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उसने उसी टाइम किया, अच्छा भैया मतलब आप मेरे से बड़े हो, मतलब मैं तो आपसे छोटी हूँ, लेकिन वो छोटा बच्चा जो है ना हमारे घर पे, हमारे ऊपर या हमारे पड़ोस में, उससे तो मैं बड़ी हूँ। हाँ, क्या गया? तो हाँ देखो, फिर उसने समझा अच्छा इसी वजह से। अगर फिर वो 2 चम्मच लेते कि भैया ये बड़ी है या छोटी है, मैं कैसे पता लगाओगे? कहते ये इससे तो बड़े वाली चम्मच से तो ये बड़ी है, लेकिन इससे छोटे वाली से ये, सॉरी, इस बड़े वाली चम्मच से तो ये छोटी है, लेकिन छोटे वाली चम्मच से ये बड़ी है। तो जब तक आप इसको किसी के साथ कंपेयर नहीं करते, आप उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो लेंथ की मेजरमेंट बेसिकली इस तरीके से रहती है। एंड इट इज डिनोटेड बाय क्या? इज इक्वल टू एन इनटू यू। अंडरस्टैंड? ये एक तरह का फॉर्मूला लगा लीजिए कि यू इज डिनोटेड बाय मीटर्स एंड एन इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ थिंग्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अंडरस्टैंड बच्चों? चलिए अब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बेसिकली यूनिट्स जो होती हैं, यूनिट्स हमें पता लगा चुके हैं क्या होती हैं यूनिट्स। किसी भी चीज़ को मेजर या फिजिकल नेचुरल फिनोमेना को मेजर करने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो यूनिट्स होती हैं। यूनिट्स बेसिकली हमारे पास कौन सी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहली फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं हमारी। ये फंडामेंटल यूनिट्स हमारी बेसिकली 7 होती है। कौन सी होती हैं? 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। जैसे कि हमारा मास हो जाता है, सेकंड लेंथ हो जाती है हमारी, थर्ड टाइम हो जाता है हमारा, ठीक है, फोर्थ हमारा टेम्परेचर हो जाता है, फिफ्थ हमारा करंट हो जाता है, सिक्स्थ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी हो जाती है, इंटेंसिटी हो जाती है हमारी, सेवंथ हमारा बेसिकली मोल हो जाते हैं जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है। अंडरस्टैंड? ये हमारी 7 बेसिकली क्या होती हैं? ये हमारी सातों के सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। बच्चों, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन करके हम बेसिकली ड्राइव्ड यूनिट्स बनाते हैं। अंडरस्टैंड? ड्राइव्ड यूनिट्स कौन सी होती हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो कि हम बेसिकली इनको मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं और ड्राइव यूनिट्स हमारी कौन सी होती हैं? तो ये हमारी जितनी भी हैं वो हमारी ड्राइव यूनिट्स होती हैं। ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और ये हमारी बेसिकली ड्राइव यूनिट्स होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या कहा, जो ड्राइव यूनिट्स होती हैं वो सभी की सभी फंडामेंटल यूनिट्स को बेसिकली मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके इन सब चीज़ों में बनाई जाती है। जैसे कि फोर्स होता है। फोर्स क्या होता है? जैसे कि फोर्स की जो यूनिट होगी वो ड्राइव्ड यूनिट के हिसाब से होगी। जैसे कि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। देखिए, मास भी है और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के हिसाब से वेलोसिटी। और दोबारा अगर हम देखें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से होते हैं इसकी यूनिट्स। मीटर पर सेकंड मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम के साथ वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो इसको भी जब हम देखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं लेंथ का चेंज और टाइम के चेंज के हिसाब से आ जाता है। जैसे कि एक्सेलरेशन, चलिए दोबारा देखते हैं। एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन बेसिकली क्या? एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन होता है। वेलोसिटी बेसिकली किसका? डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन होता है। और डिस्टेंस क्या होती है? एक तरह की लेंथ
लेंथ होती है। देखिए लेंथ और टाइम, यही एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में क्या ये तीनों चीज़ें नहीं आ गई, इसमें मास भी आ गया, लेंथ भी आ गई और टाइम भी आ गया। तो ये जो यूनिट्स बनती है ये बेसिकली ड्राइव्ड यूनिट्स में आ जाती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो ड्राइव्ड यूनिट्स कौन सी होती है, फंडामेंटल यूनिट्स हमारी कौन सी होती है। उसके बाद हमारी आती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, बेसिकली सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारी कौन सी होती हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर दोज फंडामेंटल या आर दोज यूनिट्स विच आर बिहेव एज एन फंडामेंटल यूनिट्स। होती तो वो ड्राइव यूनिट्स हैं जो कि इनकी तरह यूज होते हैं, लेकिन वो फंडामेंटल यूनिट्स की तरह ही यूज होती हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि भाई सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपकी कौन सी होती हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपकी बेसिकली वो यूनिट्स होती हैं जो कि होती तो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, होती तो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, बट वो फंडामेंटल यूनिट्स की तरह बिहेव करती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि हमारा जो होता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा प्लेन एंगल होता है, क्या कहा मैंने, प्लेन एंगल, जो हमारा एंगल बनाया जाता है प्लेन एंगल, एक तो वो, एंड सेकेंड इज ना सॉलिड एंगल। ये दोनों के दोनों हमारे बेसिकली क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। हमारा जो प्लेन एंगल होता है वो एंगल क्या होता है, जैसे कि एक सर्कल होता है, ठीक है ना, जो सेंटर पे एक एल आर्क और आर रेडियस के द्वारा जो थीटा एंगल बनाया जाता है वो आपका क्या कहा मैंने, सर्कल कहा। सर्कल मतलब प्लेन कहा, मैं किसी वॉल्यूम या सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा प्लेन एंगल होता है। इसकी वैल्यू बेसिकली क्या आती है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर के बराबर आ जाती है। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर के बराबर आ जाती है। और जो सॉलिड एंगल होता है बेसिकली वो कुछ नहीं होता, जैसे कि ये है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सॉलिड एंगल की, ठीक है ना, जैसे कि ये ऐसे, ये ठीक है, ये देखिए, ये जो आपको ये जो दिख रहा है, ये स्पेस के अंदर जो एंगल दिख रहा है, ये थीटा जो स्पेस के अंदर दिख रहा है, दिस वन इज नोन एज एन सॉलिड एंगल। मीन्स आर, अब बात अगर मैं करूं, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं तो एक बैंगल जो होती है, एक चूड़ी जो होती है, उसके द्वारा, एक रिंग जो होती है उसके द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनाया जाता है वो बेसिकली प्लेन एंगल होता है। और जो एक फुटबॉल के अंदर जो उसके सेंटर पर एंगल बनेगा वो बेसिकली सॉलिड एंगल बनेगा, क्योंकि फुटबॉल जो होती है वो बेसिकली 3D में होती है और ये 2D में होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, दैट कौन कितनी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और कैसे होती हैं। तो बच्चों इसमें बेसिकली मास जो होता है वो किस में, किलोग्राम में मापा जाता है, केजी में एंड ग्राम में मापा जाता है, दैट केजी एंड ओनली जी। लेंथ जो होता है मीटर एंड किलोमीटर में मापी जाती है। टाइम जो होता है मिनट, सेकंड, डिग्री इनमें मापा जाता है, मिनट्स में मापा जाता है, सेकंड्स में मापा जाता है, आवर्स में मापा जाता है। टेम्परेचर जो होता है बच्चों केल्विन में मापा जाता है। और जो करंट होता है वो एम्पियर में मापा जाता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है वो कैंडला में मापी जाती है बच्चों। और क्वांटिटी ऑफ मैटर जो होता है वो मोल्स में मापा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मास किस में मापा जाता है, लेंथ किस में मापी जाती है, टाइम किस में मापा जाता है, टेम्परेचर किस में मापा जाता है। देखिए ये तीन तो बेसिकली फंडामेंटल बहुत ही बेसिक्स होते हैं, लेकिन ये जो होती है ना ये आपकी यूज की जाती है मोस्टली अलग तरीके से। जैसे कि जब हम डायमेंशनल क्वांटिटीज़ या डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम पढ़ेंगे, डायमेंशनल इक्वेशंस को जब हम रीड आउट करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे कि हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटीज़ किस में मापी जाती है, कैंडला में मापी जाती है। क्वांटिटी ऑफ मैटर किस में मापा जाता है, मोल में मापा जाता है। करंट किस में मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। तो इसी वजह से ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई होप स्टूडेंट्स आज की क्लास आपको समझ में आई होगी दैट क्वांटिटी ऑफ मैटर्स और यूनिट्स क्या होती है और यूनिट्स को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि प्लेन एंगल्स क्या होते हैं और सॉलिड एंगल क्या होते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम है या कुछ चीज़ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए और जितना हो सके इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को यह वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।